स्टडी फॉर पीसीएस एग्ज़ाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जल्दी जल्दी आप लोग सभी कोई क्लास से जुड़ जाइए और जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वो लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे इस क्लास से यूट्यूब पर भी जुड़ पाएँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो टॉपिक है आप लोग देख रहे हैं खड़िया जनजाति एवं ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था पे आज हम लोग बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। झारखंड के जो आदिवासी हम लोगों के सिलेबस में है, जेपीएससी पीटी के सिलेबस में है ना, उसमें हम लोगों को खड़िया जनजाति के बारे में ही पढ़ना है। वहाँ से आपका एटलीस्ट एक क्वेश्चन फॉर्म होता है और खड़िया शासन व्यवस्था यानी कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, इससे आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आपके सिलेबस में भी मेंशन है आएगा। यानी कि आज की क्लास से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा और ये कंटेंट एकदम शानदार कंटेंट जो बोलते हैं ना वो कंटेंट है ना। और आपको शायद ही ऐसा क्लास मिलेगा यूट्यूब पर भी, बहुत ही अच्छा और एकदम बहुत ही रिफाइंड कंटेंट जो बोलते हैं ना, ईच एंड एवरीथिंग को इसमें शामिल किए हैं है ना। और इसको जब आप क्लास को ख़त्म कीजिएगा उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, तब आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि अगर आप रांची के हैं तो रांची में हमारे संस्थान में ऑफलाइन क्लास झारखंड सामान्य अध्ययन पेपर 2 का 110 मार्क्स के लिए है ना स्टार्ट हो रहा है 2 मार्च से। तो अगर आप झारखंड सामान्य अध्ययन पेपर 2 का क्लास करना चाहते हैं, ये क्रैश कोर्स है जो कि 60 to 70 आवर्स का होगा है ना, और इसमें इस सेक्शन को समाप्त किया जाएगा है ना। यानी 60-70 आवर्स में एकदम अच्छे तरीके से ये जो सेक्शन है झारखंड ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप रांची में रहते हैं और इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो जो भी नंबर गिवन है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए है ना जल्दी से, क्योंकि ये क्लास 2 मार्च से ही स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं आज का टॉपिक खड़िया जनजाति एवं खड़िया शासन व्यवस्था पे। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी है ना मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, परहा पंचायत शासन व्यवस्था है ना, इन सभी टॉपिक पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसका डिटेल्ड क्लास यानी कि एक ऐसा क्लास जिससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा है ना, उस कंटेंट पर बेस्ड क्लास आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं है ना, वो काइंडली उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग सभी कोई। चलिए ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं खड़िया जनजाति एवं ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। खड़िया जनजाति एवं ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में दोस्तों ये जो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है, इससे पहले आपको खड़िया जनजाति के बारे में समझना पड़ेगा है ना, क्योंकि खड़िया जनजाति के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आपको खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था समझ में नहीं आएगा है ना। तो आप देखिए कि सपोज कीजिए कि आपको खड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पता नहीं है। सामाजिक व्यवस्था मतलब खड़िया जनजाति किस किस वर्ग में बटा हुआ है ना, पहाड़ी खड़िया क्या होता है, ढेलकी खड़िया क्या होता है, दूध खड़िया क्या होता है, आपको पता ही नहीं है ना। तो फिर आप जो है ना सामाजिक व्यवस्था पता नहीं है तो समाज में घटित किस तरह का प्रॉब्लम है, समस्या है, वो भी समझ में नहीं आएगा। तो फिर आप शासन व्यवस्था समझने में आपको दिक्कत होगा, आधा अधूरा समझ में आएगा। आपको अगर खड़िया जनजाति की अर्थव्यवस्था पता नहीं है, अर्थव्यवस्था पता नहीं है तो खड़िया राजा किस प्रकार के कर लेते थे है ना, खड़िया राजा अपने फैसले में किस तरह का जुर्माना लगाते थे है ना, और उस जुर्माने का पैसा क्या होता था ये आपको समझ में नहीं आएगा है ना। इसलिए आपको अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। खड़िया जनजाति जो है सो किस प्रकार के काम का कार्य करते थे है ना, उन लोगों का पैसा का सोर्स क्या था, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको खड़िया जनजाति की धार्मिक व्यवस्था पता नहीं है तो आप खड़िया व्यवस्था में, खड़िया शासन व्यवस्था जो है इसमें पाहन का कार्य प्रणाली आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले ना खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था, जिसको ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था ये बोला जाता है, इसको समझने से पहले हम लोग खड़िया जनजाति को समझ लेते हैं।
खड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था को समझ लेते हैं, अर्थव्यवस्था को समझ लेते हैं और खड़िया धर्म को समझ लेते हैं। जब आप इन सभी फैक्ट्स को समझ जाइएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था यानी कि खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था, और वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और ईच एंड एवरी फैक्ट्स भी तब याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं खड़िया जनजाति। दोस्तों, ये जो खड़िया जनजाति है ना, ये खड़िया जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। ठीक है, और ये जो खड़िया नाम पड़ा है ना, ये एक्चुअल में आया है खरखड़िया वर्ड से। खरखड़िया क्या होता है? तो खरखड़िया एक्चुअल में पालकी को बोलते हैं। ठीक है, खरखड़िया किसको बोलते हैं? पालकी को बोलते हैं। और ये जनजाति जो है ना, ये पालकी ढोने का काम करती थी, यानी खरखड़िया यानी कि पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, और ये इस जनजाति का संबंध जो है वो किस समूह से है, किस प्रजाति समूह से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से, याद रखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। ठीक है, और इनकी भाषा क्या है? तो भाषा खड़िया है, जिनमें आपका मुंडारी, उरांव एवं आर्य भाषा का भी शब्द मिलता है। और झारखंड के संदर्भ में बात करें तो झारखंड में मुख्यतः खड़िया जनजाति जो है ना, वो रांची हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, हजारीबाग, सिंहभूम आदि जिला में आपको मुख्य रूप से आपको खड़िया जनजाति मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा जमाव के बारे में बात करें, है ना, यानी कि जिनमें ज़्यादातर जनसंख्या जो है ना, वो बीरू क्षेत्र सिमडेगा में आपको है। ठीक है, और झारखंड के बाहर अगर खड़िया जनजाति की बात करें तो झारखंड के बाहर आपका हो गया उड़ीसा, है ना, जस्ट सटा हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम और बंगाल में भी खड़िया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और इनका जो उद्गम स्थान है इसको बोला जाता है रोजंग बताया जाता है। इनका उद्गम स्थान को क्या बताया जाता है? उद्गम स्थान को बताया जाता है दोस्तों रोजंग। उद्गम स्थान को रोजंग बताया जाता है। आज के क्लास में हम लोग पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट बेस्ड क्लास कर रहे हैं, है ना, यानी कि आपको वो सभी फैक्ट बताएंगे जो कि आपके जेपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और आपके जेपीएससी एग्जाम में वो फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, अब समझते हैं खड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था। दोस्तों, खड़िया जनजाति को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला आपका पहाड़ी खड़िया, दूसरा आपका ढेलकी खड़िया, तीसरा है आपका दूध खड़िया। ठीक है, इसको खड़िया जनजाति को कितने वर्ग में? 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला आपका है पहाड़ी खड़िया, एकदम अच्छे से समझते चले जाइए, है ना, ईच एंड एवरी पॉइंट को। पहाड़ी खड़िया, दूसरा आपका है ढेलकी खड़िया, तीसरा आपका है दूध खड़िया। दूध खड़िया, और इतना डिटेल्ड में ना वो क्लास कहीं मिलेगा ही नहीं। इतना डिटेल्ड में सब कुछ इस क्लास में सम्मिलित किया गया है जो भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या बताया, खड़िया जनजाति को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है ना। 3 तरह की खड़िया जनजाति होती है, एक पहाड़ी खड़िया होती है, दूसरा होती है ढेलकी खड़िया और तीसरा क्या है? दूध खड़िया। ठीक है, इनमें जो आपका पहाड़ी खड़िया है वो सबसे अधिक पिछड़ा है। सबसे अधिक पिछड़ा कौन सा है? तो पहाड़ी खड़िया, जो कहाँ रहती है? बिहार में रहती है, यानी पहाड़ की चोटी हो गया, है ना, जंगल हो गया, ढाल हो गया, है ना, वही सब में रहती है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है ना कि लूटो, है ना, लूट के लाओ और कूट के खाओ, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट है। समझ गए, है ना, यानी कि एक तरह से ये जो है ना आदिम जनजाति का भूमिका जो है, मतलब एक तरह से मतलब आप फल फूल हो गया, कंदमूल हो गया, है ना, इसी सब पे जो है सो ये निर्भर रहता है। समझ गए। और दूसरा आपका क्या है? दूध खड़िया। तो दूध खड़िया जो है ना ये सर्वाधिक क्या है? उन्नत है। समझ गए ना, दूध खड़िया क्या है? सर्वाधिक उन्नत है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर आपको बात करें तो खड़िया जनजाति जो है ना इसमें कुल 9 गोत्र होता है। कितना गोत्र होता है? तो खड़िया जनजाति में 9 गोत्र होता है, 9 गोत्र। ठीक है,
पूछ भी सकता है। खड़िया जनजाति में कितना गोत्र होता है? 9 गोत्र होता है, और इसमें समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। समझ गए ना? खड़िया जनजाति में समगोत्रीय विवाह मतलब एक ही गांव, प्रायः एक गांव में एक गोत्र के आदमी रहते हैं और एक ही गोत्र में शादी नहीं होता, यानी समगोत्रीय विवाह क्या होता है? वर्जित होता है। ठीक है। खड़िया में विवाह किस टाइप का होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रखिएगा, खड़िया में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप जो है ना वो अलोलदाई है। क्या चीज़ है? सर्वाधिक प्रचलित रूप। आपसे पूछ सकता है खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? इसको बोलते हैं अलोलदाई। अलोलदाई बोलते हैं। ठीक है ना? और इसी का नाम जो है ना एक और है, उसे बोलते हैं असल विवाह। क्या बोलते हैं? अलोलदाई, जिसे असल विवाह कहा जाता है। असल विवाह कहा जाता है। ठीक है, अलोलदाई मतलब असल विवाह। तो ये अलोलदाई या असल विवाह जो है, जो कि खड़िया जनजाति की सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इसमें कन्या का मूल्य देकर विवाह किया जाता है। क्या किया जाता है? तो कन्या का मूल्य दे करके विवाह किया जाता है। मूल्य दे करके विवाह किया जाता है। मूल्य दे करके विवाह किया जाता है। इसे पॉइंट पूछ सकता है, इसी से पॉइंट पूछता है। ठीक है ना? अब समझो, और कोई विवाह होता था? यस, अन्य विवाह भी होता है। अन्य विवाह में एक है आपका उधरा उधरी विवाह। उधरा उधरी विवाह को बोलते हैं सह पलायन विवाह, यानी कि इसमें जो है वो कन्या और वर यानी लड़का लड़की भाग के शादी करता है। ठीक है ना? दूसरा है आपका तापा या तनीला विवाह। तापा या तनीला विवाह में क्या होता है ना, कन्या को अपहरण करके विवाह किया जाता है। ठीक है, तापा या तनीला विवाह में क्या होता है? कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता है। ध्यान रखिएगा। एक है आपका झींका या राजी खुशी विवाह। झींका या राजी खुशी विवाह जो होता है ना, झींका या राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह, झींका या राजी खुशी विवाह एक्चुअल में प्रेम विवाह होता है। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में ये है प्रेम विवाह, जिसमें लड़का लड़की दोनों के सहमति से विवाह होता है। समझ गए ना? और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, खड़िया समाज में जो है ना, खड़िया समाज में, ठीक है, वो आपको विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, एवं तलाक प्रथा को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। इस पॉइंट को एकदम नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बताएं आपको कि खड़िया समाज में विधवा पुनर्विवाह एवं तलाक प्रथा को सामाजिक मान्यता है। ठीक है। खड़िया जनजाति का एक और पूछता है युवा गृह। युवा गृह क्या होता है? जहाँ पर जो युवा लड़के लड़कियाँ होती है उनका शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य होता है। समझ गए ना? उसको युवा गृह बोलते हैं। तो खड़िया जनजाति का युवा गृह जो होता है वो गोतियों होता है। क्या होता है? गोतियों कहलाता है। युवा गृह को क्या बोलते हैं? गोतियों बोलते हैं। तो हम याद रखिएगा, कई बार पूछता है ना। जैसे आपको कई बार आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि एक क्वेश्चन आता है कि धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बताइए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है ना? वही तरह से आपसे पूछ सकता है खड़िया जनजाति का युवा गृह कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोतियों। ठीक है। अब अगर हम लोग खड़िया जनजाति की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो आपको पता ही है कि खड़ियों में जो है पहाड़ी खड़िया क्या सबसे आपका पिछड़ा है ना। और सबसे अधिक उन्नत कौन सा है? तो दूध खड़िया सबसे ज़्यादा उन्नत है। ठीक है। पहाड़ी खड़िया क्यों सबसे अधिक पिछड़ा है? क्योंकि पहाड़ी खड़िया अभी भी आदिम तरीके से जीता है। आदिम तरीके से जीता है मतलब ये हुआ कि वो हो गया आपका जंगल से शहद निकाल के लाता है, कंदमूल खाता है ना, जंगली फल आदि पर जो है सो पूरा तरह से निर्भर रहता है अपना आहार के लिए। समझ गए ना? लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो ढेलकी खड़िया, ठीक है ना, ढेलकी खड़िया या फिर दूध खड़िया, ठीक है ना, ये क्या है? अब कृषि कार्य को अपना लिए हैं। समझ गए ना? वहीं पर पहाड़ी खड़िया अभी तक कृषि कार्य नहीं अपनाए हैं। लेकिन कौन कौन? तो ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया क्या किए हैं? अब कृषि कार्य को अपना लिए हैं। और ये मकई हो गया, बाजरा हो गया, दलहन हो गया, है ना, आदि का खेती जो है सो आप वो करते हैं। ठीक है। तो ये आपको बहुत बड़ा चेंज आया है ना, इस अर्थव्यवस्था में।
अगर हम लोग बात करें खड़िया जनजाति के धर्म को, समझ गए ना, तो खड़िया जनजाति का जो सर्वप्रमुख देवता जो होता है ना, सर्वप्रमुख देवता, उसको बोला जाता है बेला भगवान। ठीक है, सर्वप्रमुख देवता याद रखिएगा, सर्वप्रमुख देवता, इनको क्या बोला जाता है? बेला भगवान। बेला भगवान, ठीक है। या फिर ठाकुर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ठाकुर, जो सूर्य का ही क्या एक प्रतिरूप है। ठीक है, ठाकुर। पूछ सकता है कि आपको कि खड़िया जनजाति का जो सर्वप्रमुख देवता है बेला भगवान, वो किस देवता का प्रतिरूप है? तो याद रखिएगा, ये सूर्य का प्रतिरूप है, सूर्य का प्रतिरूप है। ठीक है, ये सूर्य का प्रतिरूप है। और पहाड़ी खड़िया जो धार्मिक प्रधान कौन होते हैं भाई? तो पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान देवड़ी कहलाता है। समझ गए ना? पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान कौन कहलाता है? धार्मिक प्रधान, धार्मिक प्रधान। ठीक है ना? पहाड़ी खड़िया का, पहाड़ी खड़िया का कहलाता है देवड़ी। क्या कहलाता है बताइए? देहुड़ी, देहुड़ी कहलाता है। लेकिन वहीं पर आपका ढेल की खड़िया हो गया, ढेल की खड़िया प्लस दूध खड़िया। ठीक है ना? इसका धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो इसका धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है, इसका धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। तो ये सब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको अभी क्या बताएं, है ना? आप भी बताना कमेंट में, अगर लिख सकते हैं तो जल्दी जल्दी लिखिएगा, है ना? आपको क्या बताएं कि खड़िया पालकी ढोने के कारण खड़िया जनजाति का नाम क्या पड़ा? इस जनजाति का नाम क्या पड़ा? खड़िया पड़ा, है ना? ये जनजाति जो है कौन से समूह से संबंधित है बताइए? ये जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से संबंधित है। ठीक है ना? सबसे अधिक झारखंड में कहाँ मिलती है? याद रखिएगा, सिमडेगा में पाई जाती है। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बीरू क्षेत्र। ठीक है, उसके अलावा आपको पूछ सकता है कि खड़िया जनजाति में सबसे उन्नत, ठीक है ना, उन्नत कौन सा वर्ग है? यानी कि कौन सी खड़िया जनजाति सबसे ज़्यादा उन्नत है? याद रखिएगा, क्या आंसर हो जाएगा? दूध खड़िया। और अगर आपसे पूछता है कि खड़िया जनजाति में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पिछड़ी है, पिछड़ा जनजाति है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा पहाड़ी खड़िया। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह, सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? अलोलदाई या फिर असल विवाह कहा जाता है उसको। ठीक है ना? इस विवाह में क्या होता है? तो इस विवाह में होता है कन्या का मूल्य देकर के क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। उसके अलावा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएं कि इस जो खड़िया जनजाति है इसमें आपका विधवा पुनर्विवाह एवं तलाक को भी क्या है? मान्यता प्राप्त है। और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताएं कि खड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? खड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गोतियो। क्या कहा जाता है? गोतियो कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, इसको गोतियो कहा जाता है। उसके अलावा आपको बताएं कि खड़िया जनजाति में पहाड़ी खड़िया जो है अभी भी आदिम जनजाति का जीवन जी रही है। वहीं पर ढेल की खड़िया, दूध खड़िया क्या कर रही है? क्या कर रहा है? तो कृषि कार्य में अब संलग्न है, कृषि कार्य कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएं आज कि खड़िया जनजाति का जो सर्वप्रमुख देवता है उसको बेला भगवान या फिर ठाकुर कहा जाता है, जो कि सूर्य का प्रतिरूप है। और पहाड़ी खड़िया का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको देवरी, और दूध खड़िया या फिर ढेल की खड़िया का धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन कहा जाता है। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, यानी कि खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था। दोस्तों, खड़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था है ना, खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था, इसी को बोला जाता है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। आप लोग जानते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछ सकता है खड़िया जनजाति में प्रचलित शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था।
खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। ठीक है, अब ये ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो है ना, इसको खड़िया भाषा में ढोकलो का क्या अर्थ होता है, किसी को पता है तो बताइए। खड़िया भाषा में ढोकलो का क्या अर्थ होता है और सोहोर का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, खड़िया भाषा में ढोकलो का अर्थ जो होता है ना वो बैठक होता है। ढोकलो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बैठक होता है, बैठक। देखो एक एक चीज़ें मीनिंगफुल है, आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, है ना। और सोहोर का अर्थ क्या होता है, तो सोहोर का अर्थ याद रखिएगा अध्यक्ष होता है। सोहोर का मतलब क्या होता है, अध्यक्ष होता है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रहे हैं, एक ऐसा कंटेंट जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए, समझ गए ना। और ईच एंड एवरी थिंग को कवर किया गया है। और आप जानते हैं कि मेरा कंटेंट थोड़ा सा लंबा इसलिए क्लासेस चलता है क्योंकि हम कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं, हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को टच करते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन आने का चांस हो सकता है या फिर थोड़ा सा भी संभावना हो, समझ गए। इसलिए क्लासेस लंबा चलता है बट क्वेश्चन यहीं से आएगा। 10-20 मिनट का जो वीडियो है ना, क्लासेस जो रन कर रहा है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपको वही कंटेंट दे रहे हैं जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, समझ गए। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि 2 मार्च से रांची में ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास, स्पेशली झारखंड का क्लास स्टार्ट हो रहा है, नॉट फॉर जीएस, क्योंकि जीएस आपका 1 महीना में तो ख़त्म होगा नहीं। तो अगर आप झारखंड के क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं, रांची में रहते हैं, है ना, तो 60 to 70 आवर का ये क्लासरूम प्रोग्राम है जो कि क्रैश कोर्स है, और इसमें आपको झारखंड 110 मार्क्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो भी नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके पता लगा लीजिए, है ना, और अपना सीट को बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आपको बताएं कि बात की है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, ये ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था है ना, ये किसकी व्यवस्था है, तो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है ना। खड़िया भाषा में ढोकलो का अर्थ क्या होता है, बैठक होता है, और सोहोर का अर्थ होता है अध्यक्ष। ठीक है, अब समझते हैं ये ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था किन किन स्तरों पर कार्य करती है। तो याद रखिएगा, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था 2 स्तर पर कार्य करती है। एक तो आपका गांव के स्तर पे गांव पंचायत, और दूसरा सोहोर के स्तर पर सोहोर पंचायत। ठीक है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो है ये 2 स्तर पे काम करती है। एक तो आपका गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, और दूसरा सोहोर के स्तर पर सोहोर पंचायत, सोहोर पंचायत, समझ गए ना। इसी को बोला जाता है सोहोर व्यवस्था भी, इसी को क्या बोला जाता है, सोहोर व्यवस्था ही बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो गांव पंचायत है यानी कि ग्राम के स्तर पर जो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था है, इसमें 3 आदमी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। यानी कि 3 आदमी, महतो, पाहन और करटाहा, ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से 3 आदमी, क्या क्या नाम बताएं आपको, तो आपको बताएं महतो के बारे में, वो 3 आदमी कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट तो आपका है महतो, दूसरा है आपका पाहन, और तीसरा दोस्त क्या है, करटाहा है। तीसरा आपका क्या है, करटाहा है। यानी कि इन तीनों का ग्राम के स्तर पे जो शासन व्यवस्था है इसमें मुख्य भूमिका होता है। अब ये महतो कौन होता है, पाहन का क्या कार्य है, करटाहा का क्या कार्य है, इसको समझते हैं क्योंकि इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो महतो होता है ना, ये महतो क्या होता है, गाँव का मुखिया होता है। महतो कौन होता है, याद रखिएगा, गाँव का मुखिया होता है, गाँव का मुखिया, गांव का मुखिया। ठीक है, और जिन लोगों ने भी कभी, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को एकदम अच्छे समझ लीजिएगा, जिन लोगों ने कभी गांव को बसाया था उन्हें ही गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर महतो की उपाधि प्रदान की जाती है। महतो की उपाधि किसको दिया जाता है, जिन लोगों ने कभी गांव को बसाया था, ठीक है ना, उन्हीं लोगों को दिया जाता है। ठीक है, और ये पद जो होता है ना, ये वंशानुगत होता है। क्या होता है, वंशानुगत होता है। ठीक है, ये पद क्या होता है, वंशानुगत होता है, परंतु गांव वालों की सहमति से, ठीक है ना, इसको बदला जा सकता है।
तो महतो के बारे में आपको क्या बताएं? फर्स्ट पॉइंट तो आपको बताएं कि महतो गांव का प्रधान होता है। और महतो किसको बनाया जाता है? तो जिन लोगों ने गांव को कभी बसाया था, ठीक है, तो उन्हीं लोगों को महतो के रूप में उपाधि प्रदान किया जाता है। ये पद जो है सो सामान्यतः वंशानुगत होता है, परंतु इसको बदला भी जा सकता है। कैसे? तो गांव वालों की सहमति के आधार पर, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पाहन के बारे में। पाहन कौन होता है? तो ध्यान रखिए, गांव का पुजारी या धार्मिक प्रधान पाहन होता है। कौन होता है? पुजारी या धार्मिक प्रधान। पुजारी या धार्मिक प्रधान। देखो एकदम ईच एंड एवरीथिंग आपका क्लियर हो जाएगा क्लास में ही, क्योंकि हम क्लास में ईच एंड एवरी पॉइंट को समझाने का कोशिश करते हैं, लिखवाने का कम कोशिश करते हैं। अगर आप समझ जाइएगा, है ना, उसके बाद नोट कीजिएगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि अभी आप क्लास की अभी तुरंत लिखते भी जा रहे हैं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट एक बार और लिख लीजिएगा, दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा, नोट्स भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या बोले? पाहन जो है ये पुजारी या गांव का धार्मिक प्रधान होता है, और इसको कालो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालो। ये भी याद रखिएगा, पूछ देगा आपको कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है गांव का पुजारी या धार्मिक प्रधान कौन होता था? ऑप्शन में दे देगा पाहन, नहीं देगा ऑप्शन दे देगा कालो, तो राइट आंसर कालो होगा, है ना, क्योंकि पाहन को ही इस शासन व्यवस्था में कालो भी कहा जाता है। ठीक है, और यह पद जो है ना दोस्तों, ये भी पद क्या है? वंशानुगत है। ये भी क्या है? वंशानुगत है। ध्यान रखिएगा, ये पद भी क्या है? वंशानुगत है, परंतु इसे भी गांव वालों के द्वारा क्या किया जाता है? सहमति के आधार पर बदला जा सकता है। ठीक है, और एक और पॉइंट है यहाँ पर कि पाहन को वेतन नहीं दिया जाता है। समझ गए ना? वेतन के बदले क्या दिया जाता है? भूमि दिया जाता है। और उस भूमि को क्या कहा जाता है? कोई बताइए अगर आपके दिमाग में है तो। पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन अगर आपको, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को धार्मिक कार्य के बदले दी जाने वाली वेतन के रूप में भूमि को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पहनई भूमि। क्या कहा जाता है? पहनई भूमि कहा जाता है। पहनई भूमि कहा जाता है, एकदम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक बता दें आपको कि जो पहाड़ी खड़िया है, पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान जो है ना, वो डंडिया कहलाता है। ठीक है, पहाड़ी खड़िया गांव का जो प्रधान होता है, ठीक है ना, पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान, पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान वो कहलाता है डंडिया। डंडिया कहलाता है, समझ गए ना। और गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको ड्योरी बोला जाता है। धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? धार्मिक प्रधान को डेहुरी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिए, धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? डेहुरी बोला जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं करटाहा के बारे में। ठीक है, ये जो करटाहा है इसका क्या कार्य था? याद रखिएगा, प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है और वही गांव का नेता एवं संचालक भी होता है। समझ गए? और यह पद किसको दिया जाता है? तो ये पद जो है किसी गांव के किसी ईमानदार या फिर न्यायप्रिय व्यक्ति को दिया जाता है। क्या बताएं आपको कि प्रत्येक गांव में एक करटाहा होगा। समझ गए ना? और ये क्या करेगा? गांव का नेता भी होता है और गांव का संचालक भी होता है। और ये पद किसको दिया जाता है? किसको करटाहा बनाया जाता है? तो करटाहा गांव के ही किसी ईमानदार एवं न्यायप्रिय व्यक्ति को बनाया जाता है। इसका काम क्या है? करटाहा का प्रमुख कार्य क्या है? ध्यान रखिए, करटाहा का प्रमुख कार्य गांव के लोगों की बैठक बुलाना। गांव का लोग जो होता है, जब भी ग्राम पंचायत वगैरह लगेगा तो गांव का जो बैठक बुलाया जाएगा लोगों को, तो कौन बुलाएगा? करटाहा बुलाएगा। गांव के लोगों को आपसी झगड़ों एवं समस्याओं का निपटारा करना। ग्रामीणों का जो भी आपका समस्या होता है, झगड़ा होता है, आपसी विवाद होता है, उसका निपटारा कौन करेगा? करटाहा करेगा, है ना। उसके अलावा गांव में किसी भी अशुद्ध परिवार को, है ना, जो भी अशुद्ध परिवार होता है ना, जिसको भी अशुद्ध घोषित कर दिया जाता है, उस परिवार को, है ना, पाहन के समान ही पूजा पाठ के द्वारा शुद्धिकरण करने का कार्य कौन करेगा?
शुद्धिकरण का कार्य कौन करेगा? तो करटाहा करेगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछता भी है। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के अंतर्गत करटाहा के द्वारा, है ना, किया गया करटाहा के द्वारा अशुद्ध परिवारों को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, उसको भात भितार बोला जाता है ना। शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया को भात भितार बोला जाता है। ठीक है ना। यही सब क्वेश्चन पूछता है और इस कंटेंट को पढ़ने के बाद तो ऑल क्वेश्चन बनेगा आपका। आप ट्राई कर लेना, उसके बाद हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा कंटेंट लगा। बहुत ही मेहनत करके आपके लिए यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, है ना। तो आपका फीडबैक भी आना चाहिए। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग फीडबैक दीजिए, है ना। और अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस क्लास से जोड़िए। क्लियर? चलिए, तो आपको क्या बताएं कि गांव में अशुद्ध परिवारों को पाहन के समान ही पूजा पाठ के द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया करटाहा के द्वारा किया जाता है। और ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया होता है, शुद्धिकरण का जो कार्य है, इसको भात भितार भी कहा जाता है। ठीक है। और गांव से संबंधित जो भी घटना होता है, समस्या होता है, इसका सूचना जो है ना सोहर तक पहुंचाने का कार्य भी, यानी खड़िया राजा तक पहुंचाने का कार्य भी किसका है? करटाहा का है। ठीक है, करटाहा का है। अब सवाल ये उठता है कि गांव में किस तरह का समस्या होता है। तो याद रखिएगा कि खड़िया समाज में सामान्यतः पारिवारिक झगड़ा, जमीन जायदाद का मामला, ठीक है, आपसी रंजिश या फिर मतभेद का मामला, समझ गए ना, यही सब समस्या आमतौर पे आता है, जिसको ग्राम पंचायत की बैठक में महतो, पाहन और गांव के वरिष्ठ लोग मिलकर के जो है सो निपटा लेते हैं। समझ गए। और कोई भी जो इस तरह का बैठक होता है, इसमें महतो का प्रेजेंस अनिवार्य होता है, यानी महतो उस बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। समझ गए ना। और दंड किस तरह का दिया जाता है? तो दंड का निर्णय याद रखिएगा, दंड का निर्णय जो है सर्वसम्मति के आधार पर दिया जाता है। जो सब बोलता है उसी के आधार पर दिया जाता है। अब समझिए कि अगर खड़िया जनजाति में, ये तो गांव का मामला हो गया, अगर मान लीजिए खड़िया जनजाति में एक गांव का दूसरे गांव से विवाद हो जाता है, तो उसका समस्या का समाधान कैसे होगा? तो इसके लिए ना खूंट का निर्माण किया गया है। समझ गए। यानी कि खड़िया समाज में अंतर ग्रामीण समस्या के समाधान हेतु खूंट का निर्माण किया गया। ये क्या है? एक क्षेत्रीय संस्था बोलिए इसको। समझ गए ना। खूंट क्या है? यहाँ से एक और टर्म आ जा रहा है, खूंट। समझ गए ना। ये खूंट क्या है? ये है आपका अंतर ग्रामीण समस्या का समाधान हेतु। ठीक है ना। यानी कि अंतर ग्रामीण समस्या के समाधान हेतु खूंट का स्थापना किया गया है। यह क्या है? एक क्षेत्रीय संस्था होती है। समझ गए ना। जिसका अध्यक्ष खड़िया घाट कहलाता है। इसका अध्यक्ष क्या होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष याद रखिएगा, खड़िया घाट कहलाता है। ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है? खड़िया घाट कहलाता है। और ये खड़िया घाट नियुक्त किसको किया जाता है? ये भी पूछ सकता है। तो खड़िया घाट जो है ना, कोई करटाहा को ही नियुक्त किया जाता है, जिसका आपका बैकग्राउंड और जो है सो बोलिए कि ईमानदारी और निर्णय जो लेने की क्षमता जिसका अच्छा होता है ना, उसी करटाहा को क्या किया जाता है? खड़िया घाट के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं आगे सोहर के स्तर पर पंचायत यानी कि शासन व्यवस्था। दोस्तों, सोहर के स्तर पे जो शासन व्यवस्था है ना, उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा सोहर होता क्या है। समझ गए। तो समझ लीजिए कि कई गांवों को मिला करके एक सोहर बनता है। सोहर क्या है? तो कई गांवों को मिला करके एक, आपको बोल सकते हैं संस्था, या फिर जो है सो एक आपका क्षेत्रीय संस्था बोल सकते हैं। ठीक है ना। जिसमें कई गांव सम्मिलित होता है।
ठीक है। जैसे आपका पंचायत हो गया, सब गांव, ढेर सारा गांव को मिला के पंचायत बनाते हैं ना, उसी तरह से कई गांवों को मिला कर क्या बनता है, एक शोहर बनता है, जिसका प्रधान भी शोहर ही कहलाता है। समझ गए। और शोहर पंचायत में वैसे मामलों को सुलझाया जाता है जो ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं सुलझ पाते हैं। ठीक है। शोहर पंचायत में वैसे मामलों को सुलझाया जाता है जो आमतौर पे ग्राम पंचायत में नहीं सुलझ पाते हैं। यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब कुछ फैक्ट आ रहा है, ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट तो ये है कि खड़िया समाज के द्वारा वर्ष 1934-35 में अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया था। ठीक है। क्या बताया आपको, खड़िया समाज के द्वारा वर्ष 1934-35 में अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया था। महासभा का गठन किया गया था, जिसे ढोकलो कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ढोकलो बोला जाता है। ठीक है। जिसे ढोकलो बोला जाता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है ना, इसको क्या बोला जाता है बताइए। तो ढोकलो का जो सभापति होता है उसको ढोकलो शोहर कहलाता है। ठीक है ना। उसको क्या बोला जाता है, ढोकलो शोहर। ये तो आपको पहले बताए थे, शोहर का अर्थ अध्यक्ष होता है। इसका जो सभापति होता है उसको बोला जाता है ढोकलो शोहर कहा जाता है, जो संपूर्ण खड़िया समाज का सभापति कहलाता है। समझ गए ना। ये ढोकलो शोहर है क्या, संपूर्ण खड़िया समाज का सभापति होता है। ठीक है। और खड़िया भाषा में आपको बता चुके हैं कि ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बैठक होता है। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बैठक होता है। और शोहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अध्यक्ष होता है। यानी ढोकलो का जो सभापति होगा यानी कि अध्यक्ष होगा, तो क्या बोलेंगे, ढोकलो शोहर बोलेंगे। समझ गए। अब ढोकलो शोहर का जो है ना आपका चुनाव कैसे होता है, ध्यान रखिएगा। ढोकलो शोहर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोग ही करते हैं। समझ गए। और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ढोकलो शोहर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 3 वर्षों का होता है। ढोकलो शोहर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 3 वर्षों का होता है। आपसे पूछ सकता है कि ढोकलो शोहर का कार्य क्या है। ध्यान रखिएगा, एक से अधिक गांवों से संबंधित समस्या का समाधान कौन करता है, एक से अधिक गांवों से संबंधित समस्या का समाधान कौन करता है, तो ढोकलो शोहर करता है। यानी कि वो सभी मामला जो कि अंतर ग्रामीण है ना, एक से ज़्यादा गांव से संबंधित है, उसका समाधान ढोकलो शोहर यानी खड़िया राजा करेगा। ठीक है। प्रत्येक गांव का, जितना भी गांव है, सबका एक क्या होता है, करटाहा होता है, पहले बताए हैं, जो कि अपने गांव की समस्याओं की सूचना किसको देगा, खड़िया राजा को देगा, शोहर को देगा, है ना। और राजा के आज्ञा से ही वो अपने गांव के झगड़े का या फिर कोई भी मामला का निपटारा करता है। ठीक है, एकदम समझ में आ गया। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं इसका कार्य के रूप में कि वर्ष में एक बार जो है ना ढोकलो का आयोजन होता है। यानी कि वर्ष में एक बार जो है ना खड़िया राजा जो है बैठक बुलाता है। समझ गए ना, जिसमें सभी क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि कौन कौन, तो महतो हो गया प्रशासनिक प्रधान, है ना, पाहन हो गया, करटाहा हो गया, सबको इकट्ठा होने का आदेश दिया जाता है और सभी कोई उस बैठक में यानी कि ढोकलो में क्या करते हैं, आते हैं, सम्मिलित होते हैं। समझ गए। और ये क्या होता है, वर्ष में एक बार होता है। दोस्तों अब समझते हैं कि खड़िया राजा जो है अपना प्रशासन किसके सहयोग से चलाता था, है ना। जिस प्रकार आप देखिए कि ग्राम पंचायत की जो शासन व्यवस्था है, इसमें महतो, पाहन और करटाहा का मुख्य भूमिका होता था। उसी प्रकार जो खड़िया राजा है ना, इनके कार्य प्रणाली में यानी कि इनके शासन व्यवस्था में जो है सचिव, खजांची और सलाहकार जो है वो मुख्य भूमिका निभाते थे। ठीक है। तो खड़िया राजा के, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एकदम आता है कि खड़िया राजा के जो सचिव थे, है ना, जो सचिव होते हैं
उनको क्या कहा जाता है? खड़िया राजा के सचिव यानी कि सेक्रेटरी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसको लिखाकर बोला जाता है। लिखाकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत खड़िया राजा के सचिव क्या कहलाता है, या खड़िया राजा के सचिव को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, लिखाकर बोलते हैं, है ना। ये जो सचिव या लिखाकर जो होते हैं, ये राजा के सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत लिखाकर यानी कि सचिव का कार्य क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि राजा को सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देता है। ठीक है। दूसरा प्रमुख पोस्ट था खजांची का, है ना। ये जो खजांची का पोस्ट होता है, खजांची, ये क्या करता है? ये पैसा कौड़ी का हिसाब किताब रखता है ना। खजांची क्या करता है? राजा के लिए पैसा कौड़ी का हिसाब किताब रखता है। तो आपसे पूछ सकता है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत खजांची को क्या कहा जाता है, या फिर खजांची क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, खजांची को तिनजोकर कहते हैं। क्या बोलते हैं? तिनजोकर, तिनजोकर। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और तीसरा पद आपको बताएं सलाहकार का, है ना। खड़िया राजा के सलाहकार कौन होते हैं, है ना। सलाहकार कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, सलाहकार को देवान बोला जाता है, नॉट दीवान। सलाहकार को क्या बोला जाता है? देवान बोला जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, यह था आपका खड़िया जनजाति प्लस खड़िया शासन व्यवस्था यानी कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपके जेपीएससी पीटी एग्जाम में जरूर आ जाएगा। और ये इतना अच्छा कंटेंट है कि ईच एंड एवरी फैक्ट्स इसी से आएगा। ये आपको तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा या फिर जब आप एग्जाम में बैठिएगा। इनफैक्ट आप प्रीवियस ईयर जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को इसमें क्लियर कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये कंटेंट कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, इसे हमें फीडबैक में ज़रूर दें, कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन का क्लास चाहिए तो उसे भी ज़रूर बताइए, है ना, कमेंट में। और जितने भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लगभग 9 बजे डेली ही क्लास चैनल पे लाइव हो रहा है, तो आप लोग सभी कोई लाइव क्लास में ना ज़रूर अटेंड करें, लाइव क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, है ना। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जब क्लास में रहते हैं तो पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है ना। और एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।